स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। समाज सेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल की पुण्यतिथि पर आएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। श्रद्धांजलि सभा स्थल का कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। हाईवे पर मोटरसाइकिल सहित एक युवक जा घुसा ट्रक के नीचे। राहगीरों की मदद से निकाला ट्रक के नीचे से, चल रहा है इलाज। और शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। धर्म प्रेमी हुए शामिल, पहुंचे बेतवा के बड़वाले घाट। शिव भक्ति में है शिव भक्त लीन। अब खबर विस्तार से। शहर के वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा स्थल का मौका मुआयना कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा किया गया। आयोजकों ने दी जानकारी। मैडम वो डी का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। ये तो आपका पूरा प्रोग्राम का आप सही कह रहे थे, ये प्रोग्राम पूरा खराब कर रहे हैं। ये बहुत बुरा लगता है। हाँ इस पे कहीं से लेके आए। वैसे नहीं थोड़ा सा बड़ा क्या वहाँ से बड़ा यहाँ से छोटा। हाँ या तो साइड में तरीका और एक तरीका है, इधर एक तरीका और है। इसके स्लैब बनता है यहाँ और इसका यहाँ होता है। इनको आने तरह आएंगे, जिनको नहीं आने नहीं। चलो एसडीएम साहब ताकि तुम आए भैया मैं मानते नहीं कभी नहीं मानते। सम्मान दो आदमी आए देखो भाई साहब सम्मान दो कभी नहीं। ये माननीय गवर्नर महोदय मध्य प्रदेश शासन पधार रहे हैं। उनके उसमें सिक्योरिटी और व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन आया हुआ था, उसने वो सब देखा है। ये सेवा के सुमेरु आदरणीय श्री स्वर्गीय रामेश्वर दयाल जी बंसल की द्वितीय पुण्य स्मरण पर्व पर एक उनको समर्पण ग्रंथ का विमोचन होना है, 2 समाज सेवियों का अभिनंदन होना है, रक्तदान शिविर होना है और ये प्रोग्राम यहाँ पे होना है, विदिशा की जनता द्वारा किया जाना है। बासुदा तहसील के ग्राम साहिबा विश्वकर्मा परिवार एसपी के पास पहुंचा, जहां उन्होंने बताया गांव के ही अनिल लोधी, बुंदेल लोधी और इंदर लोधी द्वारा मारपीट की गई है। एसपी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग पीड़ितों ने की है। उससे नाम है बढ़िया आना चाहिए दिखाई दे। सभी लोग क्या है पूरा मामला परिवार के साथ पूछा है सर। मंदिर गई थी, जे मंदिर से लौट रही थी, सब लोग चेट गए, मारा इन्हें। कौन लोग? सब लोग इंदर सिंह, सुषमा। कहाँ रहते हैं लोग? जी भाई साहिबा। तो क्या लड़ाई की कारण क्या है? लड़ाई का कोई पुराने रंजस हमसे तो नहीं है, दूसरी की रंजस हैगी। तो ये कौन को मारा उन्होंने? ये शैली विश्वकर्मा को, बिमला बाई को और फूलबाई को। कब की घटना ये 18 तारीख की। अभी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई क्या? रिपोर्ट करने गए थे सर, तो इन लोगों ने कुछ बोला, कुछ लिखा उसमें। अभी एसपी मैडम के पास क्या कह रही हैं? जी ये कह रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। कर्मा साहिबा
कहाँ पर, कौन सी तहसील में आता है? गंज बासुदा। क्या हुआ आपके परिवार के साथ, आप जहाँ विदिशा आए? सर मम्मी उन्हें जल चढ़ा भी गई थी, सो लेडीज ने इन्हें पकड़ लाओ और आदमो हमारे पास भेज दाओ। वे पीछे को गेट तोड़ के और आ गए। तो हमारे कौन कौन ने मारा इनको, कौन है वो लोग मारने वाले? मुझे, हाँ, इनको मम्मी को, आपको कौन ने मारा? मम्मी को तो लेडीज ने मारा है, मुझे जेंट्स ने मारा है। कौन जेंट्स का नाम क्या है? इंदल लोधी कितने लोग? और अनिल लोधी। ये कौन है? बुंदेल सिंह लोधी। कौन है ये लोग? वही गांव में रहते हैं? हाँ गांव में रहते हैं। तो पहले की कोई लड़ाई चल रही है? पहले की दूसरे की रंजिश थी सर, हम पे वो जा रही, वो कुछ था हमें पता नहीं है। वो मुखर्जी नगर कॉलोनी के पास आपसी विवाद की स्थिति बनने पर झगड़ा हो गया। झगड़े में मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जेल अस्पताल में इलाज चल रहा है। चुनावी रंजिश के चलते विवाद बताया जा रहा है। राजू कहाँ रहते हैं आप? डंडापुरा। आज क्या पूरी घटना घटित हुई है? आज क्या हुआ, मेरे लिए इन्होंने सब पीछे से इन्हें बार कर दिया। कौन ने? मेरे चंदू राणा और उसका वो छोटा देवेंद्र राणा, आदित्य राणा और उनकी वाइफ ने मुझे। क्या वजह क्या है उसकी? अब उसकी वजह तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे पीछे से आके मार दी। कहाँ की घटना है? जेएम मुखर्जी नगर। और क्या घटना घटी थी? क्या कोई एफआईआर वगैरह की गई है? नहीं कर पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी क्या? नहीं चुनावी माहौल को लेकर कोई बात नहीं कोई रंजिश। कहाँ रहते हैं और क्या घटना घटित हुई, कहाँ पर हुई थी, पूरी बात बताइए। शंकर नगर में रहते हैं हम, मुकेश टंडन जी के घर के पीछे वाली लाइन में। हमारा भैया शिवेंद्र राणा जो कि टंडन जी के यहाँ जाता रहता है, वो उधर पे गया तो वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी जो भी रहे थे राजू शर्मा, उन्होंने उसे 2-3 थप्पड़े मार दिए। थप्पड़े मारने के बाद वो बेचारा रोते हुए घर आया तो पापा जी से बोली, पापा जी आप चलो बात करने। तो पापा जी जैसे ही बात करने गए, उसने बोली क्यों मारा? तो राजू शर्मा और उन्हें माँ बहन की गालियाँ दे रहा और मारने लगा। फिर उसके बाद पापा जी ने मारा और मैंने मारने की कोशिश करी तो उन्होंने हमें धक्का दे दिया। जितने मुकेश टंडन जी घर पे लोग थे उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और राजू शर्मा हमें मारता गया। कितने लोगों ने मारा था? कौन? बहुत से लोग के नाम तो मुझे नहीं पता है उन लोगों का, लेकिन राजू शर्मा एक नाम है मेन जिसने मारा है। कौन है ये? ये राजू शर्मा डंडापुरा में ही रहता है, वार्ड नंबर 11 से ही प्रत्याशी था ये भाजपा का। एंगल से मारा लोहे के, हम तीनों के सर पे सिर फट गए, तीनों के 3-3, 4-4 तीनों जनों को टाँके आए। इसमें कोई शिकायत वगैरह की आपने? हम शिकायत कर रहे थे, ढंग से शिकायत हुई नहीं। अभी हम लोग जल्दी से वहाँ से भग के यहाँ आए। मेडिकल हुआ हमारा, पुलिस वाले भैया आए। इस लड़ाई में कौन कौन घायल हुआ आपके? मैं हुआ हूँ, चंद्र प्रताप राणा जी खुद हुए, मेरे पापा जी और हम दोनों उनके बेटे शिवेंद्र राणा और आदित्य राणा। ये मारपीट कहाँ पर हुई है? मुकेश टंडन जी के घर पर हुई है ये मारपीट। घर पे ही? हाँ एकदम घर पे। ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। 2 युवक घायल हुए जिनको इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से समय पर इलाज संभव हुआ है। हाईवे पर पूरनपुरा निवासी मोटर बाइक पर सवार आशुतोष व्यास ट्रक के नीचे आ गया था, जो कि बाल बाल बच गया।
जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। घायल युवक के साथ उसकी मां ने सुनाई अपनी व्यथा। पूरनपुरा क्षेत्र निवासी आशुतोष व्यास उम्र लगभग 23 वर्ष है, जो कि हाईवे पर अपनी मोटर बाइक से जा रहा था। घटनास्थल पर देखा गया कि ट्रक के नीचे युवक फंसा हुआ था और उसकी मोटर बाइक भी ट्रक के नीचे पड़ी हुई थी। एक्सीडेंट की घटना को देखकर लग रहा था मानो कुछ भी सुरक्षित नहीं होगा। राहगीरों की मदद से ट्रक के नीचे फंसे युवक को लोगों ने सावधानी से बाहर निकाला और तुरंत ही उसे होश में देखा और इलाज के लिए भेजा। घटनास्थल का नजारा देखते ही बन रहा था कि कोई अनर्थ हुआ होगा, लेकिन कहना ही होगा जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। युवक का इलाज चल रहा है और वह सुरक्षित है। ड्राइवर चल बैठो बैठो बैठो। कहाँ रहती हैं आप? ये आप कौन है जो आपके यहाँ पर? क्या हुआ था इनको? कहाँ पर? किससे हुआ था? कैसे हुआ? फिर कैसे? जी, क्या कोई गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, चोटें तो बहुत हैं। नहीं तो ये कैसे ट्रक के नीचे आ गए तो कैसे बचे फिर ये लोग बागों ने एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, उसको निकाला, एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले गया। कितनी उम्र होगी इनकी? आशुतोष व्यास। व्यास जी कहाँ रहते हैं आप? पूरनपुरा गली नंबर 4। कल क्या हुआ आपके साथ? मैं खड़ा था, हाईवे से माल देने जाया था बंटी नगर, तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। डंपर पहले आया, मैं चला गया, फिर बैक साइड के पीछे लाया, चढ़ा था वो चला गया। कहाँ की घटना ये? जो हाईवे से बंटी नगर वाली व्यवस्था है। कितने बजे की बात है? 5 बजे। कैसे बचे आप? कैसे बचे कैसे आप? वहाँ डंपर के नीचे जब दबा हुआ था मैं 20 मिनट तक दबा रहा, तो ट्रेन आई, उसने डंपर को उठाया, तो बाकी लोगों ने मुझे बताया। अस्पताल में एडमिट कराया, कैसे कर रहा? अस्पताल में 108 आई। आज शहर के मुख्य मार्ग से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो माधवगंज से प्रारंभ होकर बेतवा स्थित बड़वाले घाट पर पहुंचा। बेतवा की मिट्टी से निर्मित पार्थिव शिवलिंग भोलेनाथ का अभिषेक धर्म प्रेमियों द्वारा हुआ। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल थे। ये स्टेशन से उठी है और बेतवा बड़वाले घाट तक जाएगी। ये वहाँ पे 1000 रुद्री वाले शंकर जी के बनवाए गए अपन ने जयपुर से, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज नहीं, 25 तारीख को समापन होगी। आज कलश यात्रा, 26 तारीख को भंडारा होगा। विनायक वेंकट हॉल स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा एवं असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन सानंद भव्य शोभा यात्रा के नगर के मुख्य मार्ग से उठती हुई कलियुगी गंगा पुण्य सलीला व बेत्रवती में असंख्य पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के साथ सानंद विश्राम हुआ। आयोजन के 7वें विश्राम दिवस कथा व्यास पंडित सत्तू शास्त्री ने शिव महापुराण अनुसार बताया कि भोलेनाथ भगवान श्री शिव जी की कथा जगत कल्याण करने वाली है। भोलेनाथ जिसको आशीर्वाद देते हैं वह पंचानन है। उनका पुत्र 6 मुख वाले, चेला 10 मुख वाले। अमृत मंथन के समय त्रिलोकी जल रही थी। विष की ज्वाला में भगवान ने त्रिलोकी का दुख दूर करने के लिए हल का पान किया था। पिनकधारी शिव संसार के लोगों का भय दूर करने के लिए भुजंग धारण करके संसार को भय से मुक्त करते हैं। शिव स्वरूप अपने आप में अलौकिक है। इसकी कथा महोत्सव में आयोजन समिति उपस्थित रही। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ गणमान्य प्रबुद्धजन और धर्म प्रेमी लोग बड़ी संख्या में शामिल थे।
जय श्री राम। देश की नवागत मनोनीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने पर माधवगंज चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ खुशियां बांटी और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे चलाकर खुशियां बांटी और नए राष्ट्रपति का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। टंडन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे आदिवासी समाज से हमारे बीच द्रौपदी जी को जो एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे बीच आई है, तो उन्हें मैं एक तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ऐसी पिछड़ी हुई समाजों को जो आगे ला के जो कार्य किए हैं, जिसका लाभ हमें आने वाले समय में हमेशा मिलेगा। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आज विजय उत्सव के इस शानदार आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित जिन्होंने न केवल विदिशा जिले की नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, बल्कि गांव-गांव में पंच से लेकर जिला पंचायत तक और नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक एक शानदार सफलता जिनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर अर्जित की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय जिलाध्यक्ष जी का हम सब स्वागत करें। इस मंडल के अध्यक्ष भाई पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आज विजय उत्सव के इस शानदार आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित जिन्होंने न केवल विदिशा जिले की नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, बल्कि गांव-गांव में पंच से लेकर जिला पंचायत तक
और नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक एक शानदार सफलता जिनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर अर्जित की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय जिलाध्यक्ष जी का हम सब स्वागत करें। इस मंडल के अध्यक्ष भाई पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई अध्यक्ष बहन अरुणा माझी जी, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तीरथ दरबार जी, दुर्गानगर मंडल के अध्यक्ष भाई दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि इस देश का अगर हमको विकास करना है, इस देश को दुनिया का ताकतवर अगर हमको देश बनाना है, तो समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, संसदीय बोर्ड की पूरी टीम को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल है, माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा भी शामिल हैं, जिन्होंने एक ऐसे अनुसूचित जनजाति वर्ग की हमारी बहन को देश का सबसे बड़ा पद देने का काम किया, जिसके बारे में हमारे जनजाति वर्ग के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उनका काउंटिंग चल रही है और वो निश्चित रूप से जो है विजय घोषित होने वाली हैं। आज हम सब मिलकर इस उपलक्ष्य में खुशियां मनाने वाले हैं, मिठाई भी बटेगी। मगर वास्तव में कार्यकर्ता साथियों, अभी नगर पालिका के चुनाव भी संपन्न हुए हैं और सभी हमारे पार्षद साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये पंच से लेकर और राष्ट्रपति तक का चुनाव एक साथ संपन्न होने जा रहा है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा बची है। ये बहुत बड़ी बात है। पंच के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव इसी महीने में संपन्न होने जा रहा है। ये लोकतंत्र के इतिहास में मुझे लगता है कि पहला ऐसा अध्याय जुड़ रहा है कि ऐसा शानदार जो है अवसर इस समय भारत देश में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। साथियों, आप कल्पना करिए, अगर गांव के व्यक्ति का विकास नहीं होगा, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं होगा। ये दीनदयाल जी ने बहुत वर्षों पहले लिख दिया था और उसको लागू करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखिए उनको, इसके पहले जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाए, अनुसूचित जाति के वर्ग के बनाए, कभी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को कि आपने जो शुरुआत की है, विदिशा ने भी आत्मसात किया है। विदिशा के सारे वार्ड अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के हमने सारे वार्ड जीते। अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिला है। वो वास्तव में इसके पहले आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार रही, हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोगों को लड़ा करी, आपस में मतभेद कराकर 75 साल तक कांग्रेस ने राज कर लिया। मगर अब अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लोग अब जो है बगैर पढ़े लिखे नहीं है, अब सब पढ़ लिख गए। अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कई प्रदेशों में सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं। अब ये वर्ग समझ चुका है कि 70-75 साल कांग्रेस ने इसका शोषण किया है, इनके नाम पर राज करते रहे। रघुपति राघव राजा राम शब्द दे दिया हरिजन, और उनको उसी हालत में छोड़ दिया जिस हालत में देश आजाद हुआ था। उस वर्ग को अगर आगे लाने का काम किया है तो हमारी भारत की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उसके प्रमाण मिलना शुरू हो गए। कांग्रेस में हताशा है, कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि भैया ये वर्ग अगर हाथ से चला गया तो हमारे पास तो पूंजी का चूहे नहीं, हमारे पास पूंजी सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। इसके अलावा तो वो तो मानते थे कि ये तो हमारा पॉकेट वोट है, पॉकेट जेब में रखा है। उनने कहा कि किसी विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के 35,000 वोट है तो क्या गिनती हमारी 35 और 15 अगर अल्पसंख्यक के लोग हैं तो हमारी गिनती 50 से चालू हो रही है। अब अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं, हमारे अल्पसंख्यक लोगों की भी समझ में धीरे धीरे आ रहा है। उसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में शानदार ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय की है जहाँ डिसाइडेड फिगर अल्पसंख्यक वोट थे। धीरे धीरे देश में परिवर्तन आ रहा है। और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ, आप लोगों के सामने भी अवसर है, अधिकांश पार्षद साथी नवनिर्वाचित मेरे सामने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, कि वास्तव में दीनदयाल जी ने जो कल्पना की थी, वो सपनों का भारत, वो भारत जिसको हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, वो भारत जिसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो तभी हमारा सपना साकार होगा जब हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके जीवन में है जो परिवर्तन माननीय मोदी जी ने लाना चालू करा है, उस वर्ग के लोग शिक्षित हो जाएं, उस वर्ग के लोग पढ़े लिखे हो जाएं, उनको रोजगार मिल जाए, वे अपने पेड़ों पे खड़े हो जाएं, उनका परिवार आत्मनिर्भर हो जाए। जिस दिन उनका परिवार आत्मनिर्भर हो गया, उस दिन ये भारत का सोने की चिड़िया बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। एक बार फिर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। एक बार फिर हमने जो कल्पना की थी अखंड भारत की, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हम बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकते हैं अब अमेरिका के सामने जाकर भारत के राष्ट्रपति को डिगडिगाना नहीं पड़ता। अब अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसे पीठ ठोकता है उसको अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट आने पड़ता है। ये अगर भारत को शक्तिशाली बनाए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाए। आइए आज के इस अवसर पर इतना क्रांतिकारी निर्णय
हमारे पार्टी ने लिया है, हमारे माननीय नड्डा जी ने लिया है, देश के सारे नेताओं ने लिया है। आज हम ये संकल्प लें तो उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को नीचे तक पहुंचाने कर हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम करें। मैं आज के इस उपलक्ष्य पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राण पड़ से जुटकर विदिशा में जिस प्रकार का वातावरण था, कोई कहता था 12 जीतेंगे, कोई कहता था 13 जीतेंगे, कोई कहता था 14 जीतेंगे, आप सबके मेहनत और परिश्रम के परिणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विदिशा शहर में जो विकास की गंगा बहाई थी, लोगों का मुंह बंद करने का काम अगर किया है तो उसी विकास ने किया है। शानदार तरीके से हम जीते हैं, ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। नगर पालिका में 2 अंक से 3 अंक में पहुंचना काफी कठिन होता है, हमारे पार्षद साथी तो 4-4 अंक में जीते हैं। कई जगह तो 10 जगह तो कांग्रेस तीसरे नंबर में चली गई। आज ये श्रावण का महीना है, पवित्र हमारा ये महीना है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ, आइए आज ये संकल्प लेके जाएं कि आज इस चुनाव में अगर 11 वार्डों पे तीसरे नंबर पर अगर कांग्रेस गई है तो आने वाले चुनाव में जहाँ से नीचे से गिनती शुरू होती है वहीं पर कांग्रेस रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। आपको जो सेवा का अवसर दिया है, प्राणपण से लोगों की सेवा में जुटे, एक विदिशा को आदर्श शहर बनाने में प्राणपण से जुटे, परिश्रम की पराकाष्ठा करें। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आपके साथ हैं, शहर के सारे समाज सेवी स्वयंसेवक संगठन सारे आपके साथ हैं। आपको योजना बनाना है और सरकार यहाँ विदिशा में कोई भी काम करने से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा शहर बनाएं, एक अच्छे विदिशा शहर को एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करें, यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है, एक बार जोरदार तालियों से माननीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत करेंगे। जिले का नेता कैसा हो, राकेश भैया जैसा हो। जिले का नेता कैसा हो, राकेश भैया जैसा हो। बोले भारत माता की जय। आज के इस विजयी उत्सव के अवसर पर हम सबके नेता सम्मानीय मुकेश टंडन जी, जिले के महामंत्री सम्मान्य अनिल जी, मुकेश तिवारी जी, जिले के उपाध्यक्ष संदीप डोंगर जी, राजेश धाकड़ जी, मंडल के तीनों अध्यक्ष भाई दिनेश जी। जिला जो भाजपा में हुआ है उसमें आपके बहुत मेहनत रही, आपने दिन रात पार्टी के हित में काम करते हुए हमारी शहर की और नगर की सरकार जो बनने जा रही है उसमें आपका विशेष योगदान रहा, बहुत मेहनत रही, बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे वर्ग को चुना जिस वर्ग पर आज तक लोगों ने राजनीति तो की लेकिन उनको कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारी राष्ट्रपति उस वर्ग से होगी और आज हमारी महामहिम बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं घर से चला था तो वो लगभग 10 लाख वोटों से आगे चल रही थी, क्योंकि वोटों का परसेंटेज ये कि बहुत तय रहता है कि विधायक जो एक वोट डालेगा उसकी इतना वैल्यूएशन होगा और सांसद जो डालेगा उसका इतना वैल्यूएशन होगा। उस मान से जब मैं घर से निकला तो 10 लाख वोटों से लगभग हमारी राष्ट्रपति जी बढ़त बनाए हुए थी और जब परिणाम आएगा तो मुझे उम्मीद है कि लाखों वोटों से वो जीत कर जाएंगी और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पर विराजेंगी। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और हमारा देश इसी तरह प्रगति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, आदरणीय सतीश भाई साहब, हमारे विदिशा जिले के सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के। आज की खबरों को देते हैं यहीं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।